आपको लगता है कि इंडिया को भी फिर बांग्लादेश ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ऑक्यूपाई तो ना करें, ऐसा गंद हम क्यों पाले। मतलब वासुदेव कुटुंबकम से इंडिया फर्स्ट पे आना चाहिए अब? बिल्कुल आना चाहिए। नहीं, वासुदेव कुटुंबकम हमने ठेका ले रखा है दुनिया का। नहीं, बड़ी कहने को तो बड़ा अच्छा लगता है ना साहब। हाँ जी। कि वासुदेव कुटुंबकम ये नहीं कि 2 टके का फटीचर मुल्क पाकिस्तान। तो सर अभी आपको लगता है कि ट्रम्प के आने के बाद अब ये बांग्लादेश का इशू सॉल्व हो जाएगा? ट्रम्प के आने के बाद मोहम्मद यूनुस के ठंडे पसीने छूट रहे हैं। वो खबर आ रही है कि साहब उन्होंने स्वीडन की टिकटें बुक कर ली हैं, बिजनेस क्लास, एक्स्ट्रा बैगेज, ताकि लॉक स्टॉक एंड बैरल लेके वो भागे, स्वीडन भागे। हमारे आज के पॉडकास्ट में फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल जेडी बख्शी सर। इस पॉडकास्ट में उन्होंने हमारे साथ रशिया यूक्रेन वॉर डिस्कस किया और कैसे अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है उस वॉर में, उसको पूरी बेबाकी के साथ डिस्कस किया। उन्होंने हमारे साथ थर्ड वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वाइड न्यूक्लियर वॉर्स, इंडिया बांग्लादेश एंगल और उसमें कैसे अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है, ये सारी बातें उन्होंने बिल्कुल बेबाकी के साथ डिस्कस की हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। आई एम श्योर ये पॉडकास्ट आपको शुरू से लेके एंड तक हुक्ड रखेगा। सी यू इन द पॉडकास्ट। सर, ट्रम्प की जो पॉलिसीज हैं रिलेटेड टू H1B वीज़ा, क्लाइमेट अग्रीमेंट से जो उन्होंने एग्जिट कर लिया है, अभी वो बोल रहे हैं कि वो WHO को भी ऑफिशियली दे विल लीव, और रिलेटेड टू टैरिफ्स जितनी भी पॉलिसीज अभी उनकी आ रही हैं, सो ट्रम्प इज कमिंग आउट एज अ विलन फॉर द कॉमन मैन। सो डू यू, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? थोड़ा मैं परिप्रेक्ष्य समझाना चाहता हूँ। राइट, परिप्रेक्ष्य ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प के जो प्रीडिसेसर थे जो बाइडेन साहब, उनके कार्यकाल में तो भारत अमेरिका के जो रिश्ते थे वो अपनी, मैं समझता हूं, नादिर तक पहुंच गए थे, यानी न्यूनतम पे आ गए थे। क्यों आ गए थे साहब, ये भी समझना जरूरी। इसके पहले कि हम आगे जाएं, जरा पीछे से देखें ना, गाड़ी आ कहां से रही। ठीक है, क्यों जरूरी, क्यों हमारे रिश्ते इतने खराब हो गए थे? क्योंकि देखिए, कोल्ड वॉर के दौरान तो भारत अमेरिका के रिश्ते खराब थे ही, क्योंकि हम सोवियत संघ के साथ थे, वो पाकिस्तान के साथ थे। हालांकि हमारी वैल्यूज कॉमन थी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी इत्यादि इत्यादि, ये सब कॉमन थी। लेकिन वो सपोर्ट दे रहे थे एक प्रजातंत्र को नहीं, डेमोक्रेसी को नहीं, पाकिस्तान के डिक्टेटर्स को, अयूब खान को और जिया उल हक को और इत्यादि इत्यादि। तो जब कोल्ड वॉर खत्म हुई तो फिर बदलाव आया और दोनों के रिश्ते नजदीक हुए। क्यों नजदीक हुए, ये भी जानना जरूरी। इसलिए नजदीक हुए कि दोनों, अमेरिका और भारत को लगा कि एक उभरता, एक बड़े आक्रामक तेवर दिखाता हुआ चीन दोनों के लिए खतरा, भारत के लिए, अमेरिका के लिए। अमेरिका को वो आंखें दिखा रहा था ताइवान के ऊपर, साउथ चाइना सी के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, और भारत को वो दादागिरी कर रहा था, की कोशिश कर रहा था हिमालय के बॉर्डर पे। तो दोनों देशों को लगा कि साहब ये उभरती ताकत है, नेक्स्ट सुपर पावर है, और ये हम दोनों के लिए खतरा है। इसलिए भारत और अमेरिका के में रिश्तों में नजदीकी आई। भारत क्वाड का हिस्सा बन गया, क्वाड्रिलेटरल ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है साहब, ये एक समन्वय हुआ, इंडो पैसिफिक एरिया को लेते हुए, मैरीटाइम एरिया को लेकर एक समन्वय हुआ कि साहब हम दोनों के कॉमन थ्रेट, जियोपॉलिटिकल थ्रेट कॉमन है, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट अब अलाइन कर रहे हैं। और इसके चलते साहब भारत ने कोई $25 अरब का रक्षा का सामान अमेरिका से लिया, C-17 एयरक्राफ्ट, बोइंग मैरीटाइम रिकॉनेसांस एयरक्राफ्ट, चिनूक हेलीकॉप्टर्स, M60 नेवल हेलीकॉप्टर्स, और मतलब इत्यादि इत्यादि, कितना सारा सामान हमने जो है उस वक्त, M777 होविट्जर लाइट मीडियम गन जो कि हिमालय में इस्तेमाल हो सकती है, ये सब हमने अमेरिका से खरीदा। क्योंकि एंकर प्रेमाइस,
ये समझना जरूरी है, ये था कि हम दोनों का दुश्मन एक, ठीक है साहब, और वो है चीन। और अमेरिका ने पूरा पिवट किया टू एशिया कि भाई यूरोप छोड़ के हम तो एशिया हमारा मेन एरिना है, ठीक है। जब जो बाइडेन साहब आए तो उन्होंने यकायक फेर बदल कर दिया साहब। उन्होंने बोला मैं तो रूस से लड़ूंगा, और मैं पिवट टू एशिया के बदले वो पिवट टू यूरोप कर गए कि रूस है मेरा मेन प्रतिद्वंदी, रूस है मेरा मेन दुश्मन, और मैं रूस की ऐसी तैसी कर दूंगा, मैं रूस की इकोनॉमी तबाह कर दूंगा, मैं प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का तख्ता पलट कर दूंगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो वहां से शुरू हुआ, उन्होंने यूक्रेन को बैटरिंग रैम बना के लड़ाई शुरू की, प्रॉक्सी वॉर शुरू करी रूस के साथ। अपने तो फौजें लगाई नहीं, और रूसी ये क्या कहते हैं यूक्रेनियन मरवाने शुरू कर दिए कि आखिरी यूक्रेनियन तक लड़ूंगा मैं, ठीक है साहब। और उसके चलते फिर एकदम पहले तो साहब वो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे थे, मोदी साहब को जपिया मार रहे थे वगैरह वगैरह, लेकिन जहां कार्यकाल में ये युद्ध बड़ा ज्यादा घमासान हुआ तो एकदम से उन्होंने पासा पलट लिया और बोला साहब जो हमारे साथ नहीं वो हमारे बरखिलाफ है। इफ यू आर नॉट विद अस यू आर अगेंस्ट अस, दो टूक शब्दों में कि आप हमारे दुश्मन हैं, और दुश्मनी दिखानी शुरू कर दी। बांग्लादेश में तख्ता पलट करा दिया, आईएसआई के साथ मिलकर सीआईए ने ये कराया तख्ता पलट, जो कि भारत के हितों के बिल्कुल बरखिलाफ था। कहने लगे हम कुकी लैंड बनवाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, हम खालिस्तान बनवाएंगे पंजाब में, हम आईएसआई को मदद देंगे ताकि वो फिर से गफलत शुरू करे जम्मू कश्मीर में। और सोने पे सुहागा साहब कि ये जो हमने उनसे $1 अरब की डील की थी कि साहब हमको तेजस एयरक्राफ्ट के लिए, फाइटर के लिए लाइट कॉम्बैट इंजन चाहिए, वो उनके GE 404-414 इंजन चाहिए, $1 अरब हमने चुकता दिया, और वो खा के हजम करके डकार नहीं लिया और देने से मना कर दिया। तो साहब $1 अरब खा लिए, डकार नहीं लिया, और हमको बोला हम नहीं देते, हम नहीं देते। इतना नुकसान हुआ हमारी एयरफोर्स को कि हम MiG-21 जहाज जो हैं उनको फेज आउट कर रहे थे, 1960 की दशक के जहाज। भारत को नए जहाज चाहिए थे, हमने इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हुई थी, भारत में मैन्युफैक्चर होगा इसकी बात हुई थी, और सारा उन्होंने डाला कचड़े के डब्बे में और बोला नहीं देते, जो करना है कर लो। तो मतलब ये तो साहब शरेआम दुश्मनाई की बात हो गई। तो यहां तक कि ऐसा हाल हो गया साहब कि भारत के लोगों ने, भारत की सरकार ने, हालांकि खुले में तो नहीं कहा, लेकिन चैन की सांस ली कि गए बाइडेन साहब, चचा बाइडेन गए, और अब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप आप जानते हैं जब उनके जो पहला कार्यकाल था उसमें वो भारत के प्रति बहुत दोस्ताना रवैया था, मोदी जी के साथ बहुत दोस्ताना उनके रिश्ते थे। और 2 इवेंट्स भी हुए थे, नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी वगैरह हुआ था, तो बहुत क्लोज रिश्ते थे। अभी जो अपने वो 2.0 अवतार में आए हैं तो उसमें भी देखिए उन्होंने जो अपने सारे मिनिस्टर चुने, मतलब कि मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो प्रो इंडिया हैं, उन्होंने तो अमेरिकन सेनेट में प्रस्ताव रखा था कि भारत को नॉन नेटो एलाई का दर्जा दिया जाए, जापान के बराबर का दर्जा दिया जाए, जो हथियार वो चाहता है उसको प्रायोरिटी पे दिया जाए। ये मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि सबसे पहली मुलाकात उन्होंने करी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब से, ठीक है। और फिर उनके जो हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनकी जो इंटेलिजेंस की चीफ तुलसी गैबर्ड, ठीक है, और उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, जो उनके FBI के, वो तो कैश पटेल हैं, भारतीय मूल के हैं। तो मतलब बहुत प्रो इंडिया कैबिनेट है उनकी, ठीक है। तो इससे उम्मीद बहुत जगी है भारत में कि थैंक गॉड बाइडेन गया, और अब एक फिर से दोस्ताना रिश्ते कायम होंगे भारत और अमेरिका के बीच। क्यों? सबसे ज्यादा जरूरी मैं कहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप वांट्स टू पिवट बैक टू एशिया। वो कहते हैं रूस मेरा प्रतिद्वंदी नहीं है, मेरी पहली थ्रेट रूस नहीं
चीन है साहब। और इसके चलते वो जो है वो अगर उनका प्रमुख एनिमी चीन है, कंपटीशन चीन से है, कंटेन चीन को करना है, चीन की बढ़ती ताकत को अंकुश लगाना है, तो फिर उनको भारत की मदद चाहिए। सिंपल पीरियड। एशिया में 2 ही मुल्क हैं जो चीन से मुकाबला कर सकते हैं, भारत और जापान। तो उनको तो चाहिए। अब पता चलेगा कि साहब कितना होगा कि नहीं होगा। आपने बात करी टैरिफ की, ठीक है साहब, आपने बात करी टैरिफ की, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना है कि जो भी देश जिनका की ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ, वो वहां बेच ज्यादा रहे हैं, खरीद कम रहे अमेरिका से, हाँ? और अनफेवरेबल ट्रेड सरप्लस है, मसलन की चीन। 300 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है साहब अमेरिका के साथ। मेक्सिको, कनाडा 150 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ। भारत का ट्रेड सरप्लस तो मात्र $32 बिलियन है। मतलब इतना बड़ा ट्रेड सरप्लस नहीं कि आफत हो जाए। आफत हो रही है चीन को, आफत हो रही है मेक्सिको को, कनाडा को, जो कि उन्होंने कहा कि साहब मैं तो 25% टैरिफ लगाऊंगा, ठीक है, और कई चीजों में तो वो 50% तक जाने की बोल रहे। तो टैरिफ की जहां बातें हो रही हैं बच्चे, वो भारत का इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं जितनी की चीन की है, मेक्सिको की, कनाडा की और देशों की है। नंबर 1। दूसरी चीज, सर उन्होंने सेलेक्टिवली क्यों नहीं लगाई ये कंट्रीज पे? उन्होंने ऑल टुगेदर सब पर लगाए हैं 25%। नहीं, ऑल टुगेदर सब पर लगाए हैं। किस में? एल्युमिनियम, आयरन और स्टील। हाँ जी, ठीक है ना। एल्युमिनियम, आयरन और स्टील जहां पे है उस पे सब पे कलेक्टिवली 25% लगा दिए हैं। इसमें भी मैं कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा आयरन और स्टील और एल्युमिनियम उनको बेच रहा है चीन। नंबर 2 पे आता है मेक्सिको, कनाडा, फिर ब्राजील, ठीक है, और फिर वियतनाम, साउथ कोरिया, ये कहीं ज्यादा बेच रहे हैं। जहां तक भारत का सवाल है, हम कोई $2 अरब का आयरन एंड स्टील बेच रहे हैं सामान, और कोई 950 यानी $1 बिलियन से भी कम, $950 मिलियन का हम एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो मतलब हमारा उतना बड़ा पचड़ा नहीं है जितना कि इन लोगों का है। यानी कि कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि मेन टारगेट इंडिया नहीं। हालांकि उन्होंने बोला कि भाई इंडिया बड़े टैरिफ लगाता है, ये है वो है, अपने पहले कार्यकाल में भी बोला, किंग बोल दिया था, टैरिफ किंग बोल दिया था भारत को। लेकिन बात ऐसी है कि वो बात शुरू हुई थी लेकर किसको, ये जो हार्ले डेविडसन बाइक्स पे हुआ था, ठीक है। तो उस वक्त 70% टैरिफ हम लगा रहे थे। तो अब जो है वो कर दिया, उसी वक्त कर दिया था 50%। अब हम कह रहे हैं 40%, चलिए हम कर रहे हैं। तो मतलब अब भारत भी ये ऐसी इनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम नहीं है कि साहब ये तो दीवार है, ये तो तोड़ी ही नहीं जा सकती, दिस इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चाइना के साथ है, हमारे साथ इतना नहीं है। कुछ ऐसा मसला नहीं है कि जो हल नहीं हो सकता बातचीत से और थोड़े प्रयास के साथ। और अगर हल ना भी हुआ तो फिर हम जो और देश हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, और देश हैं, उनसे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं और उनको बेच सकते हैं अगर वो खरीदना बंद करे, ठीक है। तो इतना घबरा जाने की जरूरत नहीं है मेरा ख्याल। अब वहां बात हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि साहब देखिए 2 तरीके हैं, या तो आप टैरिफ कम करिए या आप अमेरिका से खरीदिए, ठीक है। तो इंडिया को क्या बेचना चाहते हैं वो? डिफेंस का सामान नंबर 1, एनर्जी यानी ऑयल और गैस नंबर 2, और नंबर 3 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। वहां से बादाम आते हैं और पिस्ता आते हैं, पिस्ताशियो नट आते हैं, ये सब आता है, काफी कुछ ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी अमेरिका हमको बेच रहा है। जहां तक एनर्जी का सवाल है, आपने नोट किया होगा कि उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी पे भारत से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के अलावा उन्होंने मुकेश अंबानी को बुलाया था, जो कि सारा डीलिंग ही करते हैं एनर्जी में। इसका मतलब उनको उम्मीद है कि भारत उनसे एनर्जी खरीदेगा, और खासकर मुकेश अंबानी की कंपनी जो रिलायंस है वो उनसे एनर्जी खरीदेगी, क्योंकि ये रिफाइन करते हैं, बेचते हैं ऑयल प्रोडक्ट्स
काफ़ी दुनिया भर में बेच रहे हैं, तो उनको उम्मीद है कि ये हम एनर्जी उनसे खरीदेंगे। और वो कह रहे हैं कि मैं तो एनर्जी का उत्पादन अमेरिका में बहुत बढ़ाऊंगा, भाड़ में जाए क्लाइमेट चेंज, भाड़ में जाए ये सब वो सब, मैं अमेरिका की इकोनॉमी को ऊपर करना चाहता हूँ। तो ड्रिल करो, फ्रैकिंग करो, दुनिया भर में तेल बेचो ताकि अमेरिका की इकोनॉमी को फायदा हो, इजाफा हो। तो सर इस चीज को वो बोल रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। हाँ जी, पर लोग इसको ना, कुछ लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो बोल रहे हैं मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन इज डिफरेंट फ्रॉम मेकिंग अमेरिका रिच अगेन, तो ही इज ट्राइंग टू मेक अमेरिका रिच अगेन। He is trying to make America rich again because you can be great only if you are rich. मतलब गरीब फटीचर मुल्क थोड़ी ना ग्रेट होते। एग्जैक्टली। हाँ, तो भाई कहने की बात है भाई, ही इज गिविंग प्राइमेसी टू अमेरिकन इंटरेस्ट, ही इज अ नेशनलिस्ट, ही इज नॉट अ ग्लोबलिस्ट। वो तो हाइपर नेशनलिज्म पे आ रहे हैं, कह रहे हैं साहब कनाडा को 51st स्टेट होनी चाहिए अमेरिका की। तो सर आपको लगता है कि उन्हीं की तरह जैसे वो मस्कुलर नेशनलिज्म फॉलो कर रहे हैं अभी, तो बाकी सारे स्टेट्स, शुड इंडिया आल्सो बी फॉलोइंग हिज पाथ? क्यों नहीं, व्हाई नॉट? मस्कुलर नेशनलिज्म, इंडिया फर्स्ट, बाद में जाए बाकी लोग, हम तो अपने लोगों का ख्याल करें। तो सर जैसे अभी वो बोल रहे हैं कि उनको कनाडा को 51st स्टेट बनाना है और ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड को हम हजम कर ले। वो कह रहे हैं साहब हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के लिए ये जरूरी है। क्या खतरा है अमेरिका के ऊपर कि साहब रशिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, चीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ज़बरदस्त इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये सब आर्कटिक के ऊपर से फायर करेंगे। तो जो उनकी शील्ड है, नोरैड डिफेंस लाइन थी कनाडा के साथ साथ, बॉर्डर के साथ, अलास्का के साथ और ग्रीनलैंड में उनके 3 बड़े रडार होते थे, ओवर द होराइजन रडार। आज रह गया एक। रीजन सर? ग्रीनलैंड एक रह, 3 से 1 का रीजन मतलब? एक मतलब कि एक तो ग्रीनलैंड कहता है कि अब क्या जरूरत है, ये वो है। ग्रीनलैंड और डेनमार्क थोड़ी अपनी वो दिखा रहे हैं अहमियत वगैरह। और प्रॉब्लम ये है कि वो जो आर्कटिक ओशन है वो उसमें सारी बर्फ जमी रहती थी, ग्लोबल वार्मिंग से आर्कटिक ओशन पिघल गया है। अब वहां पे सबमरीन आ सकती हैं, जहाज आ सकते हैं, और रूसी सबमरीन, चीन की सबमरीन सारी ऊपर के रास्ते आके मिसाइल फायर कर सकती हैं। तो इसलिए उनको ग्रीनलैंड में बेस चाहिए, वो 2 बेस वापस चाहिए उनके। बोले साहब सीधा हिसाब है, हम ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे, अगर आप बेचने को तैयार नहीं था तो हम जबरन ले लेंगे, क्योंकि हमको अपने बचाव के लिए चाहिए। क्लाइंब अ गम ट्री। पनामा कैनल करके, पनामा कैनाल वो कहते हैं हमने बनाई थी, हमने पनामा को दी थी, पनामा ने चीन को कैसे दे दी? और पनामा के ठंडे पसीने छूट गए, उन्होंने बोल दिया हाँ जी साहब हम नहीं कर रहे एग्रीमेंट, वो सीन कर हुए। तो मतलब वो मस्कुलर नेशनलिज्म दिखा रही कि मैं ग्लोबल, मैंने ठेका नहीं ले रखा पूरी दुनिया का। तो सर फॉलोइंग अगर उनका पाथ फॉलो करते हैं तो आपको लगता है कि इंडिया को भी फिर बांग्लादेश ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ऑक्यूपाई तो ना करें, ऐसा गंद हम क्यों पाले, लेकिन उसकी हिकड़ी जो दिखा रहा है बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनको हमको अच्छी कड़ी लात लगानी चाहिए। वी शुड टेक अ लेसन फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप। जिस तरह वो आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट कर रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स को, और कोई करोड़ों बांग्लादेश के इलीगल इमिग्रेंट भारत में आके बैठे हुए हैं, और उनको ये फटीचरों को, इनको पहले आधार कार्ड मिलता है, वोटर कार्ड मिलता है, बशर्ते कि भारत के नागरिक। हमारी बच्चों की नौकरियां ये लोग ले रहे, जो गरीब तबका है उसकी नौकरियां कौन छीन रहा है? ये बांग्लादेश के लोग। हमको भी आइडेंटिफाई करके लात मार के वापस भेजना चाहिए, जैसे उसने भेजने शुरू किए हैं। आपके भी जो इलीगल इमिग्रेंट गए हैं, मणिपुर में भी इशू है सर, ये नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार से जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वहां पे। नहीं, वहां से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, कोई आधे रोहिंग्या गुजर दिए और जाके बोले साहब सेटल करेंगे जम्मू कश्मीर में, जहां इतना गदर ऑलरेडी चल रहा है कि वहां आ जाएंगे रोहिंग्या। अरे ये कोई पागलपना है साहब, कौन देश ऐसा करता है अपने बरखिला? सो आप इंडिया फर्स्ट की पॉलिसीज अडॉप्ट करना शुरू करें। मतलब वासुदेव कुटुंबकम से इंडिया फर्स्ट पे आना चाहिए अब। बिल्कुल आना चाहिए। नहीं, वासुदेव कुटुंबकम हमने ठेका ले रखा है दुनिया का। नहीं, बड़ी कहने को तो बड़ा अच्छा लगता है ना साहब, हाँ जी, कि वासुदेव कुटुंबकम। ये नहीं कि 2 टके का फटीचर मुल्क पाकिस्तान हमको लात मारे, बांग्लादेश हमको लात मारे, धमकी दे कि हम बिहार, उड़ीसा
और वेस्ट बंगाल को कैप्चर कर लेंगे। ये सुना अब, ये मुंह मसूर की दाल है, 2 टके का मुल्क, फटीचर मुल्क, बुरे हाल है। और वहां से जो बाइडेन साहब ने भेजा वॉशिंगटन से मोहम्मद यूनुस को कि तुम चार्ज लो, डेमोक्रेसी भी डैम्ड, इलेक्शंस भी डैम्ड, हम चाहते हैं कि तुम राज करो। और वो किस लिए? क्योंकि हिलरी क्लिंटन के इलेक्शन कैंपेन के दौरान इसने $6 लाख दिए थे। एक फटीचर मुल्क, तुम एक ग्रामीण बैंक चला रहे हो, आप लोन दे रहे हो बेचारे गांव के किसानों को, मछुआरों को, उनके पैसे लेके आप दे रहे हो हिलरी क्लिंटन को। नहीं, घूस हुई। और वो भी बड़ी खुश होके उन्होंने बोला ठीक है, अब हम तेरे को प्रधानमंत्री बना देंगे। इलेक्शन की क्या जरूरत है, डेमोक्रेसी की तो हम बात करते हैं। लात पे चलता है, अमेरिका की लात पे चलेगा। हमने ठोकर मारी और निकाल दिया बेचारी हसीना वाजेद जो इलेक्ट होकर आई थी। अभी भी टेक्निकली वो प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि बांग्लादेश का संविधान कहता है कि जब तक एक प्राइम मिनिस्टर रिजाइन भी कर दे, जब तक नया प्राइम मिनिस्टर इन प्लेस नहीं आता, वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहती है। तो कानूनन आज के दिन हसीना वाजेद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की। और ये मोहम्मद यूनुस, इसका कोई लोकल स्टैंड ही नहीं, कोई लीगल पाव नहीं इसके वहां पे राज करने के। ये तो कू कराया है इसने, ऊपर से कू करा के सारे जिहादी ले आया कि वहां अच्छी इकोनॉमी चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। हसीना वाजेद के टाइम पे उनके जो रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्रीज है वो बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे थे। और उनका जो पर कैपिटा जीडीपी था वो 2005 में पाकिस्तान से आगे बढ़ गया था। और 2020 के आसपास तो वो हमारे पर कैपिटा इनकम से आगे बढ़ गया था। पर कैपिटा, ओवरऑल जीडीपी तो हमारा कई 100 गुना ज्यादा है उनसे, लेकिन पर कैपिटा मतलब अगर पर पर्सन पर पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो उसका बढ़ गया था। तो अच्छा मामला चल रहा था, तो हजम नहीं हुआ साहब। हमको तो गदर चाहिए, उन्माद चाहिए, जिहाद चाहिए। हमको तो हक चाहिए कि हर किसी का जाके गला रेत दे, लोगों को फांसी टांग दें और पुलों से उल्टा टांग दें पांव से, और वो कहते हैं वो टेलीफोन की तारों से उल्टा टांग दें उनको, औरतों का बलात्कार करें, घर जला दें, हिंदुओं के मंदिर तोड़ दें। हमको तो ये चाहिए साहब। तो लो करो, खाना पीना नहीं मिलेगा ऐसे। और अब रोना शुरू कर दिया है कि हमको चावल दो, हमको आलू दो, प्याज दो। पावर खरीद नहीं पा रहे, बिल नहीं पे किए। अभी तक तो हसीना वाजेद जब तक थी तो हमने खून का घूंट सह के बोल दिया चलिए ठीक है, हमारा दोस्त है तो हम दे रहे। अब हम क्यों दें? अगर आप धमकी दे रहे हैं कि साहब मैं तो सारे हिंदुओं को मार भगाऊंगा, वापस आपके हिंदुस्तान में भेजूंगा, मैं तो हमला करके तुम्हारी 3 प्रांत, अरे चीन नहीं बोल सकता, चीन की हिम्मत नहीं बोलने की कि मैं बांग्लादेश, मैं कहता हूँ क्या कहते हैं बंगाल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार ले लूंगा। चीन की हिम्मत नहीं है। ये फटीचर 2 टके 2 कौड़ी का मुल्क है। अमेरिकन इसमें वहां से पैराशूट क्या कर दिया, इसे सर 7वें आसमान पे चढ़ गया। तो ऐसे लोगों को उतारना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, मतलब फिर वासुदेव कुटुंबकम करके क्या करोगे? इस तरह के सांप पालोगे अपने पिछवाड़े में और उनको बोले दूध पियो साहब और पियो, वासुदेव कुटुंबकम है। बकवास। तो सर अभी आपको लगता है कि ट्रंप के आने के बाद अब ये बांग्लादेश का इशू सॉल्व हो जाएगा? ट्रंप के आने के बाद मोहम्मद यूनुस के ठंडे पसीने छूट रहे हैं। खबर आ रही है कि वहां पे जो उसके मिनिस्टर हैं और ये लफंटर जो ये स्टूडेंट यूनियन वाले थे जिन्होंने उसको सर पे चढ़ा दिया वहां पे कि साहब बादशाह, बेताज बादशाह है मोहम्मद यूनुस, वो खबर आ रही है कि साहब उन्होंने स्वीडन की टिकटें बुक कर ली हैं, बिजनेस क्लास, एक्स्ट्रा बैगेज, ताकि लॉक स्टॉक एंड बैरल लेके वो भागें, स्वीडन भागें। पहले तो अमेरिका भागने की सोच रहे थे, तब पता चला डोनाल्ड ट्रंप तेरा बाप आ गया है वहां पे। और डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुंदस में है मोहम्मद यूनुस के बरखिलाफ। क्यों? क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने हिलरी क्लिंटन को प्रेसिडेंशियल कैंपेन में उसके बरखिलाफ लड़ने के लिए पैसे दिए थे। तो नेचुरली उसे खुंदस तो है कि मैं बताता हूं, तो मेरे को हराने की कोशिश कर रहा था। तो उसने आते ही तो पहले तो इनकी एड काट दी है सारी, यूएस एड खलास, खत्म। और वो यूएस एड क्या बकवास, आपको पता है 6.2 अरब डॉलर भारत को एड दिए। कैसे? हमने तो नहीं मांगी तुमसे एड,
वो एड दी है वो जॉर्ज सोरस के जरिए, ताकि तख्ता पलट करें, यहाँ पे एटीट्यूड बदली करें, यहाँ पे सोच बदली करें। ये अभी निकला है, जब इनके ट्रम्प साहब आए हैं तो उन्होंने इनके चिट्ठे पत्रे वहां से निकाले हैं। क्या कहते हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है अमेरिका के अंदर, 6.2 अरब डॉलर भारत में तख्ता पलट के लिए। बांग्लादेश में तो तख्ता पलट कर ही दिया था, भारत में करने की कोशिश कर रहे थे, ये तो ठेंगा मिला अभी तक, और अब तो खुद इतिहास हो गए, हिस्ट्री हो गए हैं। तो सर आप ट्रम्प, उनका जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था तो उन्होंने कहा था रशिया यूक्रेन में वॉर में सीज फायर वो करेंगे, जो अभी तक हुआ नहीं है, तो ये इसका क्या रीजन है? देखिए साहब, डोनाल्ड ट्रम्प ने बड़ी अकल की बात करी थी। उन्होंने कहा था कि जब मैं कार्यकाल संभालता हूं, मैं चाहता हूं शांति हो दुनिया में, ताकि मैं अमेरिका पे फोकस कर सकूं। अमेरिका की इकोनॉमी को बटा बैठ रहा है, उसको उठाना है। लोगों को खाने पीने को नहीं मिल रहा, घर नहीं खरीद सकते, सड़कों पे लेटे हुए हैं वहां के लोग। अमेरिका, द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इज गोइंग वाइडर एंड वाइडर एंड वाइडर। पहले 100 साल जो है अमेरिका की जब बड़ी बढ़ोतरी हुई, तो उसमें जो इनकम्स थे वो बढ़ते रहे बराबर। कि गरीबों जो मतलब वर्कर थे उनके भी इनकम बढ़ रहे थे, जो मालिक थे उनके भी इनकम बढ़ रहे थे। लेकिन अब केवल मालिकों के इनकम बढ़ रहे हैं, उनके वो बढ़े, तो उनको इकोनॉमी को उनको जो है उठाना है। वो जो कह रहे हैं कि जो डीप स्टेट ने ऐसी की तैसी कर रखी है, अब जैसे कि 6 अरब डॉलर टैक्स पेयर का भारत में भेजा है, भारत की सरकार को नहीं, भारत के लोगों को नहीं, भारत में तख्ता पलट करने के लिए जॉर्ज सोरेस के थ्रू भेजा गया। तो बोले ये तो टैक्स पेयर के मनी का वेस्ट है, मैं नहीं इसको एक्सेप्ट करता। ये तो हमारे देश में लगे, हमारे गरीबों को कम से कम घर मिले, खाने को रोटी मिले ठीक से। और जहां तक अमेरिकन फौज का सवाल है, वो कहते हैं साहब अमेरिका की फौज ये जो यूक्रेन में लड़ाई है, सारा एमिनेशन वहां भेज दिया, बाकी बचा एमिनेशन इजराइल को दे दिया, मिसाइल सारे फायर कर दिए, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सारे पकड़ा दिए यूक्रेन को, सरफेस टू एयर मिसाइल। अब हमारे तो स्टॉक इन्वेंट्री खत्म हो गई है, हमको लड़ना पड़े तो ऐसी तैसी हो जाएगी। तो अब मेरे को ये भी मिलिट्री को भी स्ट्रांग करना है। तो ये सब कार्यों के लिए मेरे को पीस चाहिए। यूक्रेन की लड़ाई मैंने तो नहीं छेड़ी, बकवास लड़ाई है, बेवजह की लड़ाई है। और जहां तक ये सवाल था, ये लड़ाई जो चल रही मिडिल ईस्ट में, उन्होंने एक घुड़की लगाई वहां पे, तो इजराइल ने बोला ठीक है साहब, क्योंकि वो जानते हैं इनके अच्छे दोस्त हैं, और पहला लीडर जिससे मिले हैं वो है नेतन्याहू। ठीक है साहब, तो उन्होंने आते ही मिडिल ईस्ट की लड़ाई तो बंद कर दी। यूक्रेन की लड़ाई का पेचीदा मामला है, और अफसोस ये कि जो CIA जो ये लड़ाई लड़वा रही थी, प्रॉक्सी वॉर करवा रही थी, उन्होंने खूब गलत उनको खबरें दी है कि रूस की तो ऐसी तैसी हो गई है, 1 करोड़ रूसी सिपाही मारे जा चुके हैं, जबकि असलियत ये है कि कोई 5 लाख से ज्यादा नहीं मरे हैं। ज्यादा मरे हैं तो यूक्रेन के 1 करोड़ के करीब मर गए। ठीक है, और एमिनेशन खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। यूक्रेन की जीप बाहर है, रूस की जीप तो नहीं बाहर। तो अगर आप गलत इनपुट पे प्लानिंग करेंगे तो फिर प्लानिंग ठीक कहाँ हो सकती है। उन्होंने कहा था 24 घंटे में मैं करूंगा, क्यों ऐसी उम्मीद क्यों थी कि रूस की तो जीप बाहर आ गई है। वो तो हाथ जोड़ के थैंक यू मेरे आका, आपने मुझे बचा लिया। अरे रूस लड़ाई जीत रहा है, पूरे फ्रंट पे वो आगे बढ़ रहा है। कुर्स्क में आपने धोखे से हमला किया था, वो भी अमेरिकन सैटेलाइट्स ने आपको बताया था कि गैप यहाँ फौज नहीं है, चढ़ जाओ और ऐसे टार्जन जैसे एक्टिंग करो। वहां से भी कुछ 60% से तो उन्होंने खदेड़ दिया, और बाकी बचा कुछ अभी वो महीने 1.5-2 में वो खत्म कर दें। वो लड़ाई जीत गया है। तो आप उसको कह रहे हैं, इनके एक लेफ्टिनेंट जनरल कीथ केलॉग साहब है, उन्होंने एक प्लान बनाया बड़ा चतुर कि हाँ साहब हम वहां पे सीज फायर कराएंगे इन सितु, यानी जो जहां है वो तुम्हारा और वो उसका। ठीक है, इन सितु सीज फायर कराएंगे, मतलब ड्रॉ करा देंगे, मतलब ड्रॉ हो गया साहब कि ना कोई जीता ना कोई हारा, नो विक्टर नो वैंक्विश्ड। हमने रूस को मतलब चक्का जाम कर दिया रूस का, कि वो हिल नहीं सका, और साहब बस ड्रॉ हो गया, जैसे कोरिया में हुआ था। नॉर्थ साउथ कोरिया की लड़ाई 3 साल चली थी, ना कोई जीता ना कोई हारा, ना वो हरा सके ना वो हरा सके, तो ड्रॉ हो गया। तो ड्रॉ मैच होगा साहब, है।
हार आप गए हैं। अपनी कटी नाक बचाने के लिए अमेरिका और यूरोप और ये सब देश ये कह रहे नहीं साहब हम तो जीत गए, हम तो जीते नहीं, तो ड्रॉ तो हुआ ना साहब, है। तो ड्रॉ करने की फिराक में उन्होंने बोला साहब कि पहले तो हम सीज फायर इंस्टीट्यूट करेंगे, उसके बाद डीमिलिटराइज जोन बनाएंगे जिसमें कि यूरोप की फौजें आके मैन करेंगी। तो पुतिन कहता है साहब मैंने लड़ाई क्यों करी? उसी के अगेंस्ट, नाटो के अगेंस्ट थे ना वो। मैंने लड़ाई करी थी कि कोई नेटो के बूट यूक्रेन में नहीं आ सकते, जॉर्जिया में नहीं आ सकते। मैं लड़ाई जीत जाऊं और आप मुझे बोले नहीं साहब अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं हार गया। क्यों हारा? हरा के दिखाइए। नहीं ऐसा ही है तो हरा के दिखा दीजिए ना साहब, इतना दम हो तो। आप भी जानते हैं आप नहीं कर सकते, तो फिर ये नाटक क्या है कि वहां पे यूरोप के ट्रूप्स आएंगे? वो तो नहीं चलेगा, वो तो नहीं चलेगा। चौलबे ना हो गया है वहां पे। और तो पहले बोला था कि 24 घंटे में कर देंगे, आप कह रहे हैं कि 100 घंटे में कर देंगे। मेरे ख्याल जैसे ही उनको असलियत पता चलनी शुरू होगी तो वो भी अपनी प्लानिंग चेंज कर लेंगे। और ये उनके हित में है कि सीज फायर हो, दुनिया के हित में है कि बहुत 3 साल ये कत्लो गारत चला है, लाखों की तादाद में लोग मारे गए। तो अब तो ये बंद होना चाहिए। ये युद्ध बहुत ही बेमायने है। अमेरिका ने थोपा है दुनिया के ऊपर। रूस को आंख में उंगली दे दे के जब तक वो तिल मिला के उसने हमला नहीं किया तब तक करते रहे। और उनका प्लान क्या था कि जैसे ही रूस हमला करेगा हम बोलेंगे हाँ हाँ हमलावर एग्रेसर, और हम जो है उस पर सैंक्शन लगाएंगे इकोनॉमिक, इसकी कमर तोड़ देंगे इकोनॉमी की, और इसका तख्ता पलट हो जाएगा व्लादिमीर पुतिन का। तख्ता पलट तो जीरो ठेंगा हुआ सा, उल्टा रूस चढ़ गया है, उसकी इकोनॉमी जो है पहले से ज्यादा अच्छा कर रही। तो मतलब मुंह की खानी पड़ी है। यू गॉट एग ऑन योर फेस बाइडेन साहब। लेकिन बाइडेन साहब जाते जाते वो कह गए कि मैं ऐसा गदर करूंगा कि मैं 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू करके जाऊंगा ताकि ये लड़ाई बंद करा ही ना सके। यानी कुत्तों की तरह मैंने लड़ाई कराई और वो लड़ाई चलती रहे, मरते रहे लोग, और मेरे को पीस प्राइज मिलना चाहिए नोबेल। हद बकवास है। अच्छा हुआ गए ये जो बाइडेन साहब। सर 3rd वर्ल्ड वॉर आपको लगता है कि इन द नियर फ्यूचर पास में ही है? अभी तक तो थी, बहुत पास थी बाइडेन काल में, क्योंकि वो जिस पागलपने की दौर पे आ गए थे वो तो 3rd वर्ल्ड वॉर करके जाना चाहते थे कि दुनिया भस्म हो जाए, मैं हार नहीं सकता तो लड़े क्यों? लड़ाई क्यों शुरू की? तुमने शुरू कराई ना यार। तो अब मैं हार नहीं सकता, चाहे दुनिया एटम बम में उड़ जाए। देख मैं तो चला जाऊंगा बंकर में, मैं तो बच जाऊंगा, मरे अमेरिका के लोग भी मरे। अजय ये क्या तरीका है? पागलपन नहीं तो और क्या है? सटियाया हुआ बुड्ढा है ना, जिसको अगली इलेक्शन नहीं लड़ने दी, वही जो है जब तक वो बोले हैंड ओवर नहीं होता मैं प्रेसिडेंट हूं और मैं तो अब जो है 3री वर्ल्ड वॉर शुरू करके मरूंगा। तो थैंक गॉड वो गए। वो तो उनका तो बस चलता तो वो 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू करते, फिर बोलते इमरजेंसी लगाओ, अब मैं हैंड ओवर नहीं करूंगा, इलेक्शन जाए बाहर में। ये तो उनके इरादे थे। अच्छा हुआ वो गए हैं और थोड़ा अब चांस है कि दुनिया में शांति आ सकती है, क्योंकि पुतिन भी कह रहे हैं हाँ अगर ये सिंसियरली ट्राई कर रहे हैं शांति के लिए तो हम भी कोशिश करेंगे। बात ये है कि हमारा बाइडेन काल में उसके पहले हमेशा बेवकूफ बनाया, मिन्स्क अकॉर्ड करो, ये शांति वार्ता करो। जब भी शांति वार्ता करी हमारा बेवकूफ बना दिया, यू नो। अब जैसे कि मार्च 2022 में शांति वार्ता हो गई थी अमेरिका अपना रूस और यूक्रेन के बीच में। पहले मध्यस्थता की थी बेलारूस ने, फिर करी तुर्की ने, और शांति वार्ता बिल्कुल हो गई थी, पीस अकॉर्ड हो चुका था। तब जाके अमेरिका ने भेजा बोरिस जॉनसन को, यूके प्राइम मिनिस्टर की, तुम जाओ उड़ के बोलो कि खबरदार तुमने शांति करी, जब तक तुम्हारे आखिरी लड़के जिंदा है उनको मराओ पहले, फिर शांति नहीं होगी शांति। वो भी बेचारा चुपचाप गऊ की तरह मान गया। जेलेंस्की साहब की इलेक्शन हुई थी, 80% वोट मिला था। पता क्यों? कि उन्होंने ऐलान किया था कि मैं रूस से शांति करूंगा। ये देखो साहब शांति का तरीका। दोगला इंसान अपने लोगों को मरवा डाला है, इसने मरवा डाला है बेवजह। एक शहर नहीं खड़ा,
एक इमारत नहीं खड़ी रह गई वहां पे। और अमेरिका को खुश करने के लिए, नेटो को खुश करने, जो बाइडन चचा बाइडन को खुश करने के लिए देश का, जैसे वो कहते हैं ना, नीरो एक राजा था रोम में, रोम जल रहा था और वो अपनी गिटार लेके वहां कह रहा था, हाय अग्नि देव कितने सुंदर लगते हो। ये हाल है ज़ेलेंस्की का, अपने देश को मरा के अपने देश का सत्यानाश करा दिया। When you sell yourself out, your country out to foreign powers, this is what happens. तो सर अभी आपको क्या लगता है कि ट्रम्प के आने के बाद क्या इंडिया को अभी भी डिसाइड करना पड़ेगा बिटवीन रशिया एंड अमेरिका, या फिर दे विल बिकम वन नाउ? नहीं, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कभी रूस के साथ दुश्मनी ही नहीं करी। उनके रिश्ते पुतिन के साथ हमेशा अच्छे थे। वो साफ कह रहे ये मेरी वॉर नहीं, मैंने नहीं शुरू कराई, अगर मैं होता तो ये युद्ध होता नहीं, यहां तक बोल दिया। तो दिस इज गुड साइन, क्योंकि सारा काया पलट हुई थी अमेरिका भारत के रिश्तों में, बिकॉज आपने चीन मेन एनिमी के बजाय बोला रूस मेन एनिमी है। रूस तो हमारा दोस्त है, नेचुरली हमारे लिए धर्म संकट हो गया, असमंजस हो गया, करे तो करें क्या भाई। आपकी लड़ाई है रूस के साथ, आपके मुद्दे हैं, आप सुलझाइए ना, हम क्यों कट्टी करें, हम भी लड़ाई करें। अरे हम आपके नौकर तो नहीं है, हम आपके कोई 51st स्टेट तो नहीं है, हम आजाद मुल्क हैं, हम अपने राष्ट्रहित देखेंगे। सर ट्रम्प के फर्स्ट टर्म में कॉमकासा, बेका, क्वाड, ये सारे डिफेंस अग्रीमेंट्स हुए थे, तो आपको लगता है कि इसके अलावा कुछ और भी अभी इंडिया को अमेरिका के साथ अग्रीमेंट्स करने चाहिए? हो सकते हैं, अब ये सारा पता चलेगा। देखिए, कल जब प्रधानमंत्री जी मिलते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तब चीजें क्लियर होंगी। वो कह रहे हैं कि वो हमको हथियार बेचना चाहते हैं। एक अटकल लगाई जा रही है कि F-35 जेट हमको देंगे। बाइडन ने तो देने से ही मना कर दिया कि आपके लिए F-16 काफी हैं, जो हमने पाकिस्तान को 30 साल पहले दिए थे। मतलब आपका तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान ज्यादा जरूरी है आपसे। ये अजीब तरीका। And India is in need of F-35. एक्चुअली हाँ, इंडिया इज इन नीड ऑफ F-35 सर, कोई और Su-57। इसलिए F-35 चाहिए क्योंकि चीन के पास 5th जनरेशन फाइटर है, स्टेल्थ फाइटर है, उसके पास 300 आ गए और अगले 5 साल के अंदर वो 1000 हो गए उसके पास। और हमारे पास नहीं है। हमारे पास एक भी नहीं है, 0 है, 0 है। और पाकिस्तान जैसा 2% का देश, अब वो भी चीन से F-35 खरीद रहा है। उसके पायलट जो हैं वो जाके चीन में ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है, चीन में ट्रेनिंग ले रहे हैं। मतलब अगले साल उनके पास भी F-35 होगा। अब तो ये हो नहीं सकता। अब फॉर्चुनेटली हमारा अपना आम का जहाज बन रहा है जिसमें कि अमेरिका के जेट इंजन लगने थे, वो तो ठेंगा दिखा दिया उन लोगों ने, और 10 साल लगेंगे। तो 10 साल बीच में तो कुछ करना होगा ना, स्टॉप गैप। तो या तो F-35 खरीदना पड़ेगा या फिर रूस का Su-57। वो भी बड़ा अच्छा मार्के का जहाज है और वो आपको प्रोडक्शन राइट्स देने को तैयार है। और अमेरिका तो अभी तक उन्होंने भेज दिया है जहाज बैंगलोर एयर शो में। दोनों Su-57, Su-57 और F-35 दोनों उड़ रहे हैं, हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं अपने करतब और कलाबाजी। तो दोनों जहाज तो आए हुए हैं, लेकिन ठोस ऑफर अभी तक नहीं आया है। अगर शायद वहां पे जाके आ जाए तो होगा। बातचीत हो रही है कि भारत 6 बोइंग मैरीटाइम रिकॉनेसांस जहाज, जो बड़े अच्छे साबित हुए, 9 खरीदे थे, अच्छे साबित हुए हैं, कारगर साबित हुए हैं, वो हम 6 और लेना चाहते हैं। तो अभी इसकी बातचीत होगी वहां जाकर, तो देखना है कि अब होता है क्या। सारी दुनिया आंखें गाड़े बैठी, बट मुझे उम्मीद है कि अब काफी फेर बदल होगा। डिफेंस पार्टनरशिप काफी स्ट्रांग होगी इंडिया और अमेरिका हो सकती है। कम से कम वो उस तरह के अड़ंगे तो नहीं लगाएंगे जैसे कि चचा बाइडन साहब लगा रहे थे। नुकसान करने पे आमादा थे, जितना भारत का नुकसान हो सकता है करो। आप अपने आप को दोस्त बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बोलते हैं, इससे तो दुश्मन भले जो बाइडन कर रहे थे। बट बहुत उम्मीद जगी है डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद। वो शुरू से ही भारत की तरफ उनके ही इज बीन वेल डिस्पोज्ड टुवर्ड्स इंडिया, टुवर्ड्स मोदी।
अब एक छोटी अटकल लगाई जा रही थी कि भाई उनको बुलाया क्यों नहीं स्वेरिंग इन सेरेमनी पे। तो हमारे वहाँ पे थे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, और पहला जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने मुलाकात करी वो भारत के उससे करी। तो कहने की बात यह है साहब कि अभी ये जो गए हैं वहाँ, जो नहीं बुलाया उस पर अटकल लगाई जा रही है कि जो हमारी दूतावास थी अमेरिका में जब ये गए थे इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के दौरान, मतलब एक तो थोड़ा समय गलत था, बट उस वक्त डोनाल्ड ट्रम्प ने इच्छा जताई थी कि वो इनसे मिलना चाहते हैं। तो इनको लोगों ने वहाँ पे लगता है परामर्श दी कि नहीं साहब डोनाल्ड ट्रम्प तो हार जाएंगे, और जो डेमोक्रेट्स हैं और चचा बाइडन आपसे तो बहुत ज़बरदस्त नाराज हैं, तो इसलिए आप मत जाके मिलिए उनसे, डोनाल्ड ट्रम्प से। जिसके चलते वो मिले नहीं, वो भी उनको बात चुभ गई, स्वाभाविक है। बट आई थिंक दैट्स अ स्मॉल इशू, आई थिंक इट विल बी मेड अप नाउ। रिजॉल्व। सर न्यूक्लियर वॉर अभी काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स, सारी जो मेजर पावर्स हैं एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा कर रही हैं। आपको क्या लगता है इंडिया कहाँ प्लेस्ड है अभी इस सब में? नहीं, देखिए हम भी एक न्यूक्लियर पावर हैं, हमारे पास कोई 170 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, और हमारे जो वॉरहेड हैं वो पाकिस्तान के वॉरहेड से ज़्यादा ताकतवर हैं। चीन के पास 300 वॉरहेड हैं, और वो और बढ़ा रहा है, खूब 500 तक ले आया है, 1000 तक लाना चाहता है। तो हमको भी ये देखकर अपना भी कुछ इजाफा करना पड़ेगा, बिकॉज हमको चीन और पाकिस्तान दोनों से निपटना है। हमारे पास न्यूक्लियर ट्रायड है, मतलब हमारे पास बॉम्बर्स के ज़रिए हम न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा सकते हैं, मिसाइल्स हैं अग्नि 5 5000 किलोमीटर रेंज वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और न्यूक्लियर सबमरीन, पूरी ट्रायड है हमारे पास। सैटेलाइट्स हैं हमारे पास। तो भारत भी एक एक्नॉलेज्ड पावर है, स्पेस पावर है, न्यूक्लियर पावर है, सेकंड लार्जेस्ट आर्मी, फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स, फोर्थ लार्जेस्ट नेवी है दुनिया में हमारे पास। तो आज के दिन भारत एक बड़ी ताकत है, बट हमको ये देखना है कि औरों की ताकत बढ़ी जा रही। हाँ जी। तो वी कांट स्टैंड स्टिल कि हाँ साहब अपने हम बड़े अच्छे हैं, पीठ नहीं थपथपा सकते। आपको भी निरंतर चलते रहना है। यू सी, इट इज अ डायनेमिक सिचुएशन, इट इज नॉट स्टैटिक। यहाँ से बना लिया बहुत अच्छा, अब और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए सेज हु, वो उसका अंदाज लगाया जाता है मेरे दुश्मन के पास क्या, कि मेरे पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए, तो आप पैसे ढूंढिए, यू गेट द मनी। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि, आपको 5th जनरेशन फाइटर चाहिए राइट। क्योंकि मेरे दुश्मनों के पास है। वहां पे वासुदेव कुटुंबकम नहीं चलेगा, गांधीगिरी नहीं चलेगी, वहां पे मुसीबत खड़ी हो जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। कम से कम अपने 2 टके के बांग्लादेश और पाकिस्तान से तो आगे होना चाहिए। पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर पहले ला रहा है, आप बाद में ला रहे हैं। आई डोंट नो हु इज रिस्पॉन्सिबल, बट समबडी इज रिस्पॉन्सिबल। पुरानी सरकारों को भी दोष देना होगा कि उन्होंने पॉलिटिक्स ज्यादा किया डिफेंस के साथ। सर एक ना मैं 3 फ्रंटियर का पॉइंट सुनती थी कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, ये 3 फ्रंटियर इशू इंडिया का जो क्रिएट होता है। तो रिसेंटली जब मुझे नॉर्थ ईस्ट का म्यांमार और मणिपुर का इशू पता लगा, तो मुझे फील हुआ कि ये 4 फ्रंटियर इशू क्रिएट हो रखा है, और किस तरह से म्यांमार को भी फंडिंग मिल रही है यहाँ लड़ाई करने के लिए मणिपुर में। तो आपको लगता है कि 3 से 4 फ्रंटियर हो चुका है अब ये इशू? मेरे ख्याल में अभी तक इट इज 3.5 फ्रंट। 3.5 फ्रंट मतलब चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फटीचर बांग्लादेश, फटीचर पाकिस्तान, ये आंखें दिखा रहे हैं। खाने को 2 दाने नहीं है, लोगों को 2 स्क्वायर मील्स अ डे नहीं दे सकते, लेकिन साहब हमको तो इंडिया से अच्छा जेट चाहिए और हम ले लेंगे। लोग भूखे मरते हैं, मरे, घास खाएं। ये तो रवैया है साहब। तो ऐसे रवैये को देखते हुए साहब हम ये नहीं कह सकते कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी है साहब, हम इकोनॉमी अच्छी करें, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिफेंस को भी तो देखना होगा। रक्षा बजट हम बढ़ा नहीं रहे, 1.8 1.9 पे रखा हुआ है साहब, जिसमें पेंशन भी शामिल है, ये भी शामिल है। हमको साहब अब बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो हम अपने लिए
मुसीबत बुला सकते। सर बजट के नाम पे मुझे ध्यान आया, ट्रम्प ने आके बोला है कि सारी नेटो कंट्रीज को अपना डिफेंस बजट 5% ऑफ जीडीपी तक लेके जाना पड़ेगा, जो बिल्कुल आपके हिसाब से सही है। पहले कह रहे थे 2% होना पड़ेगा, हमारा तो 2% भी नहीं है, 1.8 है, जिसमें सारी पेंशन शामिल है। ठीक है साहब, 1,11,000 करोड़ की तो पेंशन शामिल है। और पेंशन क्या आपका डिफेंस बजट तगड़ा कर रही, पेंशन तो अलग रखी जाती है डिफेंस बजट से, ये दिखाने के लिए नहीं नहीं जी हम खर्चा कर रहे हैं। मतलब ये अजीब बात है साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा कि इतना खतरा देखते हुए हम आंखें कैसे मूंद सकते हैं कि हम आंख बंद कर ले, नहीं है खतरा, हम तो इकोनॉमी बढ़ाएंगे साहब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इकोनॉमी बढ़ाकर रक्षा बजट बढ़ाना होगा साइमल्टेनियसली। तो सर जब मुझे ये मणिपुर का इशू का पता लगा तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स ये आई कि CIA ही म्यांमार को फंडिंग कर रहा है। यहाँ CIA तो हर जगह, पहले तो बांग्लादेश को फंडिंग कर रहा था। उन्होंने हसीना वाजेद को बोला कि अगर आप हमको मदद करेंगी, एक तो मार्टिन आइलैंड दे दो, हम बेस बनाएंगे बांग्लादेश भारत के खिलाफ, दूसरा साहब हमको आप कुकी लैंड बनाने में मदद करो, ईसाइयों का कुकी लैंड बनाएंगे साहब और भारत को तोड़ेंगे वहां। अब म्यांमार की सरकार तो खुद घिरी हुई है, वो तो भारत के सपोर्ट में है, लेकिन उसकी खुद खाट खड़ी की हुई है। अराकान नेशनल आर्मी, काचिन नेशनल आर्मी, ये वो जो मर्जी देखो वहां पे एक के बाद एक गुट ये अमेरिका सपोर्ट कर रहा है वहां की सरकार का तख्ता पलट करने के लिए, वो भी लड़ रही है। ठीक है, और जो अराकान नेशनल आर्मी है वो है बौद्धों की और हिंदुओं की और क्रिश्चियंस की, क्योंकि उनको रोहिंग्या तंग कर रहे थे, गांव जला रहे थे, औरतों का रेप कर रहे थे, तो उन्होंने मारा। सब वासुदेव कुटुंबकम वाले थोड़ी ना, उन्होंने मारा, वापस खदेड़ दिए वहां से, बांग्लादेश में जाके मरो जहां मर्जी जाना है। ठीक है, ये तरीका है अपने आप को बचाने का। अब वो उन्होंने पूरा जो रखिनी प्रांत है और पूरा बॉर्डर म्यांमार और बांग्लादेश का जो चिटागोंग के इलाके में है वो पकड़ लिया, मार्टिन आइलैंड में घुसाए हैं, और बांग्लादेश की फौज के ठंडे पसीने निकल गए कि इनसे लड़ना पड़ा तो ये तो लड़ाके हैं अच्छे तगड़े। बांग्लादेश की फौज ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी 1971 में हमारी फौज के साथ मिलकर। ठीक है साहब, वो केवल UN मिशन जाके पीस कीपिंग करते हैं, शांति सेना का काम किया उन्होंने और खूब पैसे कमाए। ठीक है, लड़ने पे आएगा तो आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। कि पहले हम कह रहे हैं कि ऐसे ज्यादा खुश मत हो जाओ, है उनके जर्नलों को तो पता है आटे दाल का भाव, ये उनके बाकी जो जिहादी कमीने हैं वो चिल्ला रहे। ठीक है, कुत्ते भाव भाव कर रहे हैं वहां पे। ठीक है साहब, उनको पता है कि अगर अराकान नेशनल आर्मी से भी लड़ना पड़ा खाट खड़ी हो जाएगी, भारत की फौज के तो आप सपने मत लो। बोलते ना ये मुंह मसूर की दाल, बकवास नहीं करना, नहीं तो आपका जो वहां पे है ये जो रांगपुर का डिस्ट्रिक्ट है ना सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ, वो अंगूठा काट के कुकी लैंड शैंड तो छोड़ दीजिए, वहां हिंदू लैंड बना देंगे और वो चिकन नेक को एलिफेंट नेक बना देंगे वहां। सर रिसेंटली एक बहुत सरप्राइजिंग चीज मेरे सामने आई थी, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन्स हो रही हैं बहुत ज्यादा, और ज्यादातर जो SC ST कैटेगरी के लोग हैं पंजाब में बहुत ज्यादा हो रही हैं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन्स। इसमें कोई शक की बात नहीं, नेपाल में कर रहे हैं, ये भी पंजाब में कर रहे हैं, किया हुआ। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में तो उन्होंने बहुत पहले कर लिया था, अब जिसका हमको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है आज के दिन। तो ये तो है, बिकॉज ये हमारे खिलाफ कैंपेन चल रहा है, लोग देख रहे हैं कि इंडिया राइज कर रहा है, एक हिंदू इंडिया राइज कर रहा है, तो लोग ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, वो चाहते हैं कि इसकी ताकत को काटा जाए, कम किया जाए। तो इसलिए हम जरा वासुदेव कुटुंबकम की बातें कम करें और जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब अपने देश के लिए कर रहे हैं वो हम भी करें। थैंक यू, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर।